टास बन सकती हैं माँ। अरे क्यों रे, काम में ध्यान नहीं है जो सब्जी में नीरा नमक भर दिया। मुफ्त में रोटी तोड़ने की आदत पड़ी हुई है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिए। माफी चाहिए? चलो ठीक है, ये नमक भरी सारी सब्जी खत्म कर, कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए, मिल जाएगी माफी। सुनैना की शादी कुछ महीनों पहले ही वासु से हुई है, जिसके बाद से उसकी जिंदगी इस नर्क में जल ही रही है। और अब यही सुनैना की आम जिंदगी है, जिसमें उसकी सास हर छोटी बात पर और कभी कभी तो बिना किसी बात के बस उसे परेशान कर खरी खोटी सुनाती ही रहती है। सुनैना, कल मुही कहाँ मरी हुई है, इधर तो आ। सास की आवाज सुन सुनैना भागती हुई उसके पास आती है। क्या हुआ माँ जी? अरे तुझे पता है मेरे पैरों में दर्द रहता है, तो मुझसे बदला लेने के लिए टीवी का रिमोट इतनी दूर रख दिया। अरे मुझे ज्यादा खड़ा कर पैर तुड़वाना चाहती है क्या? आज पूरा दिन तू एक पैर पर काम करेगी, अगर कहीं दूसरा पैर जमीन पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास और सुनैना की ये कहानी उसकी ननद सिम्मी बहुत करीब से देख रही होती है, जिस वजह से उसके मन में ससुराल और सास के लिए डर बनने लगता है। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक शाम वासु और सुनैना साथ बैठे होते हैं। क्या बात है, तुम दिन पर दिन कमजोर कैसे होती जा रही हो? नहीं तो, आपको ऐसे ही लग रहा होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो सकता है, पर चलो ध्यान रखना, मुझे कुछ काम है। ऐसा बोल जैसे ही वासु जाता है, तभी सिम्मी वहां आ जाती है। भाभी, आप भाई को माँ के बारे में बता क्यों नहीं देती? वो आपके साथ बहुत गलत करती है। क्या सारे ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं? भाभी, मुझे तो शादी नहीं करनी, बहुत डर लगता है मुझे। अरे तुम बेकार ही टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है, इसलिए खुशी खुशी ससुराल की तैयारी करो। सिम्मी तो वहां से चली जाती है, लेकिन सुनैना उसकी बातों से सोच में पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद सुनैना के मम्मी पापा और भाई उनके घर आते हैं, जिन्हें देख सास हैरान रह जाती है। आप लोग सुनैना से मिलने आए हैं? अरे बहू, देख तो तेरे मम्मी पापा आए हैं। जी नहीं, आज हम यहाँ लड़की नहीं लड़के वाले बनकर आए हैं। हाँ माँ, मैंने ही सिम्मी और शरद के रिश्ते की बात मम्मी पापा से की थी। शरद हमारी सिम्मी के लिए परफेक्ट है। बेटे की बात मानते हुए उसकी माँ रिश्ते के लिए मान जाती है, पर अब सिम्मी के मन में ससुराल का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ माँ भाभी पर जुल्म करती है, ये भी पक्का अपनी बेटी का बदला लेने के लिए ही मुझसे शादी कर रहे हैं। इसी सब के बीच देखते ही देखते सिम्मी शरद की शादी हो जाती है और सास के नाम से डरी सहमी सिम्मी ससुराल पहुंच जाती है। जहां पहुंचते ही वो डरते हुए बोलती है, मम्मी जी, मैं अभी पूरे घर का काम कर दूंगी और जॉब भी छोड़ दूंगी। जैसे आप कहोगी मैं सब कुछ वैसे ही करूंगी। अरे, इतना डर क्यों रही हो? और अभी घर आई हो, कोई काम करने की जरूरत नहीं। नई शादी है, कुछ दिन आराम करो, घूमो फिरो। रही बात घर या जॉब की, तो वो तुम्हारी चॉइस है, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। सास का ऐसा व्यवहार देख सिम्मी हैरान रह जाती है और अपनी भाभी सुनैना का ससुराल में पहला दिन सोचने लगती है। चलो हो गया कार्यक्रम खत्म, जा वासु आराम कर। बहू, तू अपने काम पर लग जा। काम से मेरा मतलब है घर का काम, क्योंकि अब से तुम इसके अलावा और कोई जॉब बॉब नहीं करोगी। हाँ। क्या हुआ, कहाँ खो गई? लगता है सपनों में ही घूमने लगी। बताती हूँ तुझे अभी। मेरी बेटी का मजाक बनाएगा? सपने में क्यों, असलियत में घुमा कर ला, जा। ससुराल की ऐसी इमेज सिम्मी ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अपने आप को बहू नहीं, बेटी सुन उसे बहुत हैरानी होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, तो अब सिम्मी को किसी भी जगह से ज्यादा ससुराल अच्छा लगने लगता है। एक दिन सिम्मी सबसे मिलने मायके आती है, तो अपनी माँ को भाभी पर चिल्लाते हुए देखती है। अरे करमजली, अगर मुझे इतना ही पैसा खर्च करना होता तो तेरी जगह घर में नौकरानी ना रख लेती।
तुझे लेकर आई जिससे नौकरानी का पैसा बचे, पर तू तो उससे भी ज्यादा खर्चा करा रही है। बस माँ, तुम्हें कोई कुछ बोलता नहीं तो हर हद पार करोगी क्या? अगर यही सब मेरी सास करे तो? और तो उनकी बेटी को जिंदा गाड़ दूंगी। तुम्हारे और उनके अंदर यही तो फर्क है माँ। तुम उनकी बेटी के साथ क्या क्या करती हो, सब कुछ पता होने पर भी वो तुम्हारी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। एक आप है, उनकी बेटी को अपनी बेटी जैसा तो क्या बहू तक नहीं समझती। माँ, आपको सुनकर मिर्ची जरूर लगेगी, लेकिन मेरी सास मेरी माँ से अच्छी माँ और सास दोनों हैं। इस पर सिम्मी अपनी माँ को अपने ससुराल और उसके प्यार के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुन सुनैना की सास को अपनी हर गलती का एहसास होता है। अगर वो चाहते तो आराम से अपनी बेटी का बदला मेरी बेटी से ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और तुझे हमसे भी ज्यादा प्यार दिया। तुम दोनों ही मुझे माफ कर दो। इसके बाद तो जैसे सुनैना की सास का रूप पूरी तरह बदल जाता है। मिशन सक्सेसफुल। रिवेंज लेना है क्या? रेखा के पिता दिल्ली में किसी तरह अपने और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, पर एक दिन अरे रमेश, तुम्हारी बेटी के तो समझो भाग्य ही खुल गए। वकील लड़के का रिश्ता आया है। अरे वाह, कब करना चाहते हैं शादी? वो लोग तो जल्द से जल्द ही करेंगे। बाकी शाम को मैंने रेखा को देखने के लिए बुला लिया है। तेरा घर छोटा है तो तुम लोग मेरे घर ही आ जाना। राकेश और उसकी बीवी सारी तैयारी के साथ रोहित और रेखा की शादी कर देते हैं। लेकिन अगले ही दिन, देखो रेखा, शादी भले ही हो गई है, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं किसी जोरू के गुलाम टाइप रहूंगा। रेखा को रोहित की बात अजीब लगती है। मैं ये तो सोच भी नहीं सकती और ना ही चाहती हूँ, लेकिन शादी के अगले ही दिन इस तरह की बात की उम्मीद भी नहीं थी। रोहित रेखा के मुंह से ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। अरे, काफी जबान भी चला लेती हो। माँ ने सिखाया नहीं कि पति से कैसे बात करते हैं? रेखा अब चुप रहने में ही भलाई समझती है। रेखा, जल्दी से नाश्ता तैयार कर लो। आज पहला दिन है, सारे काम तुम्हें समझा दूंगी। ये नौकरानी है जो तुम्हें बता देगी कि कैसे कैसे क्या करना है। फिर इसकी कल से छुट्टी है। रेखा भी ससुराल में जी जान लगाकर काम करने लगती है। खाली समय मिलता तो पति के वकालत की किताब उठाकर पढ़ने लगती। ये क्या, जब देखो तब पढ़ती रहती है। अच्छा सुन, कल पिता के घर से 20,000 रुपये लेकर आना। मेरे छोटे बेटे की फीस भरनी है। लेकिन पापा क्यों भरेंगे उसकी फीस? अरे वाह जी वाह, पापा क्यों भरेंगे? तो ये बता, हम क्यों रखेंगे तुझे यहाँ? क्यों खाना देंगे फ्री में? अरे, क्योंकि मैं बहू हूँ इस घर की। तभी वहाँ रोहित आ जाता है। अरे वाह, बड़ी जबान चला रही हो। चुपचाप माँ जो कह रही है वैसा कर, वरना सामान उठा और जा अपनी झोपड़ी में। बेचारी रेखा क्या करती, पिता के घर जाती है, उनको सारा हाल बताती है। पिता भी जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर बेटी को ससुराल के लिए विदा करते हैं। देखा, अब कहाँ से आए पैसे? अरे बहुत माल है तुम लोगों के पास, बस सीधी उंगली से निकालते नहीं। नहीं नहीं माँ, पापा ने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर पैसों का इंतजाम किया है। पता नहीं अब वो ऑफिस कैसे जाएंगे। अरे वाह भाई, ये भी हम सोचे। खैर, जैसे तैसे दिन बीतते हैं। रेखा जहाँ एक प्यारे से बेटे की माँ बनती है, तो वहीं उसका वकालत की किताब में ज्ञान और गहराता जाता है। हे भगवान, बुरे फंसे। ये केस तो लगता है कि मैं हार ही जाऊंगा। देखिए, मैंने आपकी इस केस की फाइल पढ़ी थी। इस केस को जीतना बहुत ही आसान है। वाह भाई वाह, यहाँ वकालत की डिग्री लेकर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और तुमने रोटी बनाते बनाते ही केस समझ लिया। अरे जाओ जाओ, जाकर मुन्ने को संभालो। केस मैं संभालूंगा। ए लड़की सुन, जाकर अपने बाप के यहाँ से 3 लाख लेकर आ। पूरा घर फिर से बनाना है,
छोटे की शादी करूंगी तो छोटी बहू को कहाँ रखूंगी? पूरा घर तो तूने घेर रखा है। ऐसा मत बोलिए माँ जी, पापा इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अब तो वो रिटायर भी हो गए हैं। हाँ, तभी तो बोल रही हूँ, रिटायरमेंट के पैसे तो मिले होंगे ना। लेकिन वो अगर आपको दे देंगे तो बुढ़ापा कैसे काटेंगे? रोहित रेखा की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। ए सुन, चल अपना सामान उठा, अपना बच्चा उठा और निकल यहाँ से। रेखा के लाख आग्रह के बाद भी रोहित और उसकी सास उसे घर में नहीं रखते। पापा, मैं तलाक चाहती हूँ। बेटा, मेरे पास वकील के पैसे नहीं है। पापा, आप मुझे वकालत करवा दीजिए, अपना केस मैं खुद लड़ूंगी। इस बार रेखा के पिता भी उसे ससुराल ना भेजकर रिटायरमेंट के पैसों से वकालत करवाते हैं। और फिर एक दिन कोर्ट के बाहर, रोहित, आज तुम अपना ही केस हार गए, वो भी उस लड़की से जिसकी तुमने कभी कदर ही नहीं की। रेखा, मुझे माफ कर दो, मैं इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से लाऊंगा? मैं हर महीने पैसे नहीं दे सकता तुमको। पैसे वहीं से लाना जहां से तुम मेरे पापा को लाने के लिए मजबूर करते थे। एक पिता अपनी बेटी की शादी उसकी खुशहाली के लिए करता है, ना कि सारी जिंदगी कर्जदार बनने के लिए। अरे, मेरे ही बेटे की किताब पढ़ पढ़ कर ज्ञान बांट रही हो। वकालत की किताब तो ससुराल में ही पढ़ी थी ना। बिल्कुल, यहाँ मेरी गलती रही। जिस पैसे से मैंने इसकी शादी की थी, मुझे वो पैसे पहले इसकी पढ़ाई में लगाना चाहिए था। और आज रेखा एक जानी मानी वकील के रूप में काम कर रही है। अरे माँ जी, जल्दी चलिए, देखिए आपके घर के बाहर एम्बुलेंस आई है। गायत्री भागती हुई दरवाजे पर आती है। तभी उसकी बहू चांदनी को एम्बुलेंस से बाहर लाया जाता है। हे भगवान, ये मेरी बहू को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया माँ जी। अरे लेकिन ये कैसा एक्सीडेंट है? चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे माँ जी, दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है और ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। हैं? मेरी बहू याददाश्त खो बैठी है? अब क्या होगा? अब फिक्र मत करिए, बस इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन, अब तेरी तबीयत कैसी है बहू? बहू? किसकी बहू? हम भैरवगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी रूपवती हैं। हम एक राजकुमारी हैं और तुम हमारी दासी हो बुढ़िया। अरे बेटा विशाल, बहू कैसी बह की बातें कर रही है। अरे कुछ मत पूछो माँ, रात को मुझसे अपने पैर दबा रही थी। सर पर चोट लगने की वजह से इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है और ये अपने आप को राजकुमारी समझ रही है। तभी वहां चांदनी आ जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? कहीं तुम दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो? हम तुम्हारा सर तलवार से उड़वा देंगे, समझे? अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम तो आपके सेवक हैं। भला हमारी इतनी हिम्मत? कहिए, आपने यहाँ हॉल में आने का कष्ट कैसे किया? हमें बहुत भूख लगी है। ए दासी, जल्दी से हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। आज हम शाही कबाब खाएंगे। विशाल अपनी माँ को चांदनी की बात मानने के लिए इशारा करता है। ठीक है राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इस तरह विशाल और उसकी माँ ना चाहते हुए भी चांदनी की जी हजूरी में लगे रहते हैं। लाओ माँ, जल्दी से मेरा टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। अरे ठहर जा, जरा दम तो लेने दे मुझे। सारे घर का काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तेरी बीवी तो राजकुमारी बनी बैठी है, सारा दिन हुक्म चलाती रहती है। अरे माँ, मेरा भी तो यही हाल है। फिलहाल तुम मेरा टिफिन दे दो, मैं चला। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मर गया रे, ये कहाँ से आ धमकी? आज हमारा जुहू चौपाटी घूमने का मूड है और हमें अपने लिए नई साड़ियाँ भी खरीदनी है। चलो जल्दी से अपना वाहन निकालो और हमें ले चलो।
अरे अब तो मैं गया काम से। अगर आज मैं वक्त पे ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। मरता क्या न करता। आखिरकार विशाल चांदनी को घुमाने ले जाता है और चांदनी अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। ए दासी, टीवी पर कपिल शर्मा के आने का समय हो गया है, जल्दी से टीवी शुरू करो। अरे वाह, कपिल शर्मा तुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं। बहू तू तो बड़ी चालू लगती है, अपने फायदे की हर चीज तुझे याद रहती है। मैं तो तेरी इस अजीब बीमारी से परेशान हो गई हूँ। अगले दिन, अरे डॉक्टर साहब, आप इतने दिन से मेरी बहू का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी बीमारी तो सुधरने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अरे माँ जी, ये दिमागी बीमारी है, बेचारी की याददाश्त चली गई है, वापस आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। गायत्री डॉक्टर से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी पुरानी सहेली शीला वहां आ जाती है। शीला को देख अचानक डॉक्टर घबरा जाते हैं। अच्छा माँ जी, मुझे एक मरीज को अर्जेंट देखने जाना है, मैं चलता हूँ। ये कौन था? अरे अब क्या बताऊं शीला, एक एक्सीडेंट भी मेरी बहू की याददाश्त चली गई है। ये डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। ये डॉक्टर कब से बन गया? अरे ये तो चमन पान वाले का लड़का है, सारा दिन नौटंकी करता रहता है। अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझी। मेरी बहू और ये पान वाले का लड़का दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। चल तू मेरे साथ। गायत्री शीला को एक बड़ा सा डंडा हाथ में देकर अपनी बहू चांदनी के कमरे में ले जाती है। बहू, ये मेरी सहेली है, एक डॉक्टर है। इसने तेरे जैसे न जाने कितनों का इलाज 2 मिनट में कर दिया है। इसका कहना है कि सर पर जहाँ चोट लगी हो, अगर उसी जगह दोबारा किसी बड़े डंडे से जोर से मारा जाए तो मरीज की याददाश्त वापस आ जाती है। देख, हम डंडा भी लाए हैं। अपनी सास की बातें सुनकर और हाथ में बड़ा डंडा देख चांदनी घबरा जाती है। अरे बाप रे, मैं तो फंस गई। इस डंडे की एक बार की वार से ही मैं तो चारों खाने चित हो जाऊंगी। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? लेकिन गायत्री, डंडा सर पर ठीक उसी जगह लगना चाहिए जहां चोट लगी है। अरे तू चिंता मत कर, 2-4 बार मारूंगी तो एक बार तो सही जगह लग ही जाएगा ना। चल बहू, तैयार हो जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए। दरअसल घर के काम करने से बचने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कान पकड़ती हूँ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। क्यों दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। साली आधी घरवाली। सिमरन की छोटी बहन विभा माँ के होते हुए भी सिमरन के ही पीछे लगी रहती थी। सिमरन, आ गई हो तो इसे खाना खिला दो। बोल रही है तुम जब तक नहीं खाओगी ये भी नहीं खाएगी। क्या है विभा, तुम खा लिया करो ना, मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाती है। और कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं तुम जो खाना भी नहीं खाती हो कि दीदी आएगी तो ही खाऊंगी। हाँ हाँ, छोटी बच्ची ही समझ लो। और एक बात, जब आपको पता है कि मैं आपके बिना नहीं खाती हूँ तो रोज रोज क्यों बोलती हो? अरे क्या है ये, दोनों बहनें कम माँ बेटी ज्यादा लगती हो। अरे दीदी की शादी हो जाएगी तब क्या करेगी बोल? जब होगी तब की तब देखेंगे। मैं तो दीदी के साथ ही रहूंगी हमेशा। दोनों की शादी ऐसे घर में कर देंगे जहाँ 2 भाई हो। खैर, मामला आया गया हो जाता है। एक दिन सिमरन के पापा जब घर आते हैं। तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है, वर्मा जी है ना मेरे दोस्त, उन्होंने सिमरन बेटी के लिए रिश्ता बताया है। बहुत अच्छा लड़का है, सिमरन को भी पसंद कर लिया है और कल वो लोग आ रहे हैं सिमरन को देखने अपने घर। सिद्धांत अपने माता पिता के साथ
सिमरन को देखने आता है। उसे सिमरन अच्छी लगती है और शादी तय हो जाती है। सिद्धांत की माँ कहती है, अब तो हम लोग ले जाएंगे जल्द ही अपनी सिमरन को यहाँ से। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी ही है अब तो हमारी बेटी। दूर खड़ी विभा सब सुन रही होती है। अब तो दीदी की शादी हो जाएगी, फिर तो वो चली जाएंगी। दीदी के बिना मैं कैसे रहूंगी? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिससे दीदी की शादी ही ना हो। सभी के जाने के बाद क्या शादी के बाद दीदी हम लोगों के साथ नहीं रहेंगी? अरे नहीं तो फिर क्यों रहेगी, शादी हो जाएगी तो अपने घर चली जाएगी ना। तो मैं भी जाऊंगी उनके साथ, मेरा भी सामान पैक कर देना। अरे कैसे बात कर रही हो विभा, दीदी के ससुराल छोटी बहन नहीं जाती। हाँ, कभी कभी जाकर मिलाना और रोज फोन पर भी बात कर लेना, ठीक है? नहीं पापा, आप तो जानते हैं मैं दीदी के बिना खाना भी नहीं खाती, ना ही मुझे उनके बिना नींद आती है। सिमरन बहन की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। अगले दिन से विभा खाना खाना छोड़ देती है। लोगों के लाख समझाने के बाद भी विभा ना खाती है ना ही सोती है। अंत में हार मानकर सिमरन सिद्धांत से मिलती है। सिद्धांत, मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही विभा और मुझे साथ रखा। वो मुझसे बहुत जुड़ी है। मुझे उसकी टेंशन रहेगी शादी के बाद, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। अरे ये तो छोटी सी बात है, वो हम लोगों के साथ हमारे घर में रह सकती है। जब उसकी अकल आ जाएगी या वो समझ जाएगी कि तुम्हारा घर वो नहीं बल्कि ये है, तो हम उसे घर छोड़ आएंगे, ठीक है? सिमरन खुश हो जाती है क्योंकि वो यही चाहती थी। वो माँ पिता से बात कर लेती है। अरे कैसी बात कर रही हो सिमरन, भला बेटी के ससुराल में हम छोटी बहन को कैसे भेज दे? जमाना क्या कहेगा? अरे तू पागल हो गया है, मना कर दे। इस शादी में इन लोगों का तो ये चलता ही रहेगा, कभी बहन यहाँ आ रही है, कभी वो बहन के पास जा रही है। अरे शादी हो रही है, कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है ना बाबा ना। माँ कैसी बात कर रही हो? सिमरन से मैं जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ और इतनी सी बात के लिए इतनी अच्छी लड़की को कैसे छोड़ सकता हूँ? सिद्धांत की भी जिद होती है कि वो सिर्फ सिमरन से ही शादी करेगा, और होता भी वैसा ही है। सिद्धांत और सिमरन की शादी हो जाती है और दहेज में आ जाती है विभा। शादी के बाद बुआ सास कहती है, अरे माँ ना, साली आधी घर वाली होती है, लेकिन ये क्या, तुम तो उसे घर ही ले आए। तभी चाची कहती है, सिद्धांत को तो हम लोगों ने सीधा समझा था, लेकिन सबसे तेज तो यही निकला। अरे देखो कैसे दहेज तो नहीं लिया, लेकिन साली पर कब्जा कर लिया। सिद्धांत ने इस और तो सोचा ही नहीं था। लोग उन लोगों के बारे में ऐसी भी बात करेंगे। वो वहां से चला जाता है और चुपचाप अपने कमरे में लेट जाता है। क्या हुआ सिद्धांत, तुम अचानक से परेशान हो गए? कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं, वो थक गया था ना, शादी की सारी तैयारी और रस्मों के बीच सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूँ। हाँ ठीक है, आप लेट जाइए, मैं विभा का बेड लगा देती हूँ जमीन पर। क्या वो यहाँ सोएगी? हाँ, बताया तो था कि उसे नींद नहीं आती मेरे बिना, तो तुम आराम से लेटो ऊपर, हम लोग नीचे बिछा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों आराम से लेटो ऊपर, मैं माँ पापा के रूम में जा रहा हूँ। सिद्धांत वहां से दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ सिद्धांत के पिता उससे कहते हैं, क्या बात है बेटा, तू उस कमरे में क्यों नहीं सो रहा? बहू से लड़ाई हो गई है क्या शादी के पहले दिन ही? अब नहीं पापा, वो दोनों बहनों को बात करनी थी और मुझे नींद आ रही है, तो मैं यहाँ सोने चला आया। अगले दिन सिद्धांत तैयार होकर ऑफिस जाता है। ऑफिस में लंच के वक्त दोस्त कहता है, क्या बात है सिद्धांत, इतना सारा खाना एक ही दिन में? हाँ यार, वो सिमरन को खाना बनाने का शौक है तो उसी ने बनाया है। यार हम लोगों की तो सिर्फ एक ही बीवी है, इसकी तो दो है ना। सिद्धांत को गुस्सा आ जाता है। कैसी बात कर रहा है तू? अरे तू तो भाग्यशाली है जो बीवी के साथ साथ साली भी आ गई। अरे साली लोगों की तो आधी घरवाली होती है, तुझे तो पूरी की पूरी मिल गई। सिद्धांत का पारा अब 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो खड़ा होकर उस लड़के से लड़ने लगता है। हाँ, मेरी शादी में मेरी बीवी के साथ मेरी साली भी आई है, ये सच है,
लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि उसने सिमरन को बचपन से ही माँ की तरह देखा और यूं अचानक वो सिमरन से अलग नहीं रह सकती थी। इसलिए सोचो, अगर मेरी बीवी उसके लिए माँ का स्थान रखती है तो मेरा दर्जा क्या हुआ। तभी वहां बॉस आ जाता है। माफ करना सिद्धांत, यहाँ इस मेंटल लेवल के लोग हैं। जरूरी नहीं साली सिर्फ आधी घरवाली ही हो, कभी वो छोटी बहन तो कभी बेटी भी होती है। वेल डन सिद्धांत। सिद्धांत को अब ऑफिस में कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आस पड़ोस का वो तो वही हाल रहता है। सिद्धांत ऑफिस से घर की ओर आ रहा होता है कि रास्ते में उसे अपनी कॉलोनी का दोस्त मिल जाता है। क्या बात है, चेहरे की चमक बता रही है, शादी से बड़ा खुश है तू, क्यों? हाँ यार, अच्छी लड़की और अच्छा परिवार मिलना कहाँ होता है जल्दी आजकल। यार हमें भी दिला देना ऐसा परिवार जहाँ एक के साथ एक फ्री की स्कीम चल रही हो। सिद्धांत को फिर गुस्सा आ जाता है। वो दोस्त को मारने के लिए हाथ उठाता ही है कि वहाँ विभा आ जाती है। अरे जीजू, रहने दीजिए ना, ये लोग नहीं समझेंगे कि इंसानियत क्या होती है। ये सच है कि दीदी से कैसे दूर रहना, ये मुझे पता नहीं था। आपने मुझे दीदी के पास रहने का मौका देकर ये समझने का मौका दिया कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। मैं समझ चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ जीजू, लेकिन मैं खुश हूँ कि आपने मुझे अपनी छोटी बहन समझा। सभी उन लोगों को देखकर ताली बजाने लगते हैं। विभा अपने घर चली जाती है और सिद्धांत खुशी खुशी सिमरन के साथ रहने लगता है।